साथ ही अश्वगंधा के बारे में आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली होगी, लेकिन आपको किसी ने यह नहीं बताया होगा कि अश्वगंधा किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लाभकारी भी है और कहीं न कहीं ये हानिकारक भी, इनमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे हम, अश्वगंधा कैसे कौन-कौन सी बीमारियों में लाभकारी है। दूसरा बात करेंगे अश्वगंधा किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए और तीसरा बात करेंगे अश्वगंधा की मात्रा कितनी लेनी चाहिए और कब तक लेनी हमको चाहिए। चलिए शुरुआत कर रहे हैं और देख रहे हैं इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा। जो पहला इसका बेनिफिट है वो हमारा है स्ट्रेस और एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज, यानी चिंता और तनाव अगर हमारे शरीर में है तो उस समय अश्वगंधा आप लीजिए तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हमारी बॉडी में तनाव और चिंता फील होगी। तो कार्टिसोल हार्मोन को रेगुलेट करता है, मैनेजमेंट करता है और उसको मिनिमाइज करता है और सीधा-सीधा इसका रिजल्ट हमारे क्या है, ब्रेन पे देखने को मिलता है। चिंता और तनाव को ये मिनिमाइज करता है, कम करता है। दूसरा जो उसका बेनिफिट है अश्वगंधा का वो हमारा है डिप्रेशन। इसको डिप्रेशन में बहुत यूज करते हैं और डिप्रेशन में कैसे मैनेजमेंट करता है, क्योंकि ये स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है, अभी हमने बात की थी। और दूसरा हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करता है, जैसे सेरोटोनिन को बढ़ा देगा हमारी बॉडी में, डोपामाइन को बढ़ा देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस फील कराते हैं और हमको अच्छा कुछ यहाँ से फील होता है हमारी बॉडी। तीसरा जो हमारा अश्वगंधा का बेनिफिट है वो हमारा है हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए इसको यूज करते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में कैसे वर्क करता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म से दो हार्मोन्स हमारे निकलते हैं, T3 और T4 हार्मोन्स होते हैं, जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं और टेट्रा आयोडोथायरोनिन को थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसको लेवल को बढ़ा देते हैं, इसको इंक्रीज कर देते हैं और जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म का जो इशू हमारी बॉडी में चल रहा है वो हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाता है और यहाँ से एक अच्छा थायराइड ग्लैंड हमारी फंक्शन करने लगती है अश्वगंधा लेने से। चौथा जो अश्वगंधा का यूज है, प्रयोग करते हैं, वो हमारे करते हैं अर्थाइटिस के लिए यूज करते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसे प्रॉपर्टी इसमें होती है। अर्थाइटिस जैसे आपको रूमेटाइड अर्थाइटिस हो गई है, ऑस्टियो अर्थाइटिस आपको हो गई है, क्योंकि ये हमारे क्या है मिनिमाइज करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। जो इंफ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की मोबिलिटी स्मूथ होती है और हमको चलने या फिरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ से क्या है कम हो जाती है और स्मूथनेस हमारे जॉइंट्स काम करते हैं। तो एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत अच्छा है हमारा अश्वगंधा। पांचवा अश्वगंधा का यूज करते हैं वो हमारे करते हैं मधुमेह नियंत्रण के लिए, ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो डायबिटीज इसमें अश्वगंधा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी विशेषता होती है, ये हमारे रक्त का शर्करा जो बढ़ा हुआ चल रहा है उसको कम कर देगा। यानी प्री और जो डायबिटिक पर्सन है उसको आराम से यूज करिए और डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए अश्वगंधा हमारा बहुत अच्छा है। छठा अश्वगंधा का जो बेनिफिट है वो हमारा है लिपिड लेवल और हार्ट के लिए, हृदय संबंधी बीमारियों के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। तो अश्वगंधा हृदय के लिए कैसे लाभकारी है, तो हृदय की जो समस्याएं होती हैं वो हमारे लिपिड लेवल थोड़ा सा इम्बैलेंस होने लगता है, लिपिड लेवल को ये अश्वगंधा कंट्रोल करता है। और लिपिड लेवल जैसे कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ गया तो यहाँ से कम कर देगा ये, और ट्राइग्लिसरिक एसिड अगर आपका बढ़ गया है तो वो भी यहाँ से कम कर देगा। और ये दोनों रेगुलेट हो जाएंगे तो हमारा बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है तो वो भी हमेशा नियंत्रित हो जाएगा और नॉर्मल बीपी होने लगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट हृदय बहुत स्मूथली वर्क करने लगता है। जो नेक्स्ट यानी सातवां अश्वगंधा का यूज करते हैं वो हमारा करते हैं कॉग्निटिव डेक्लाइन एंड न्यूरोडिजनरेटिव डिजीज होने, यानी ब्रेन से संबंधित कुछ बीमारी होती हैं, जैसे हमको एल्जाइमर डिजीज हो गई है या पार्किंसन डिजीज हो गई। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, हाथ पैर में बहुत सारे क्या है कंपन रहता है हमारी बॉडी में। एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, हमारी ब्रेन थोड़ा सा भूलने की बीमारी हो जाती है। तो अश्वगंधा में ऐसे क्या है न्यूरो प्रॉपर्टीज होती है, यानी हमारा क्या है न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेन से संबंधित यानी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो रही है उनको मिनिमाइज करता है, उनको कंट्रोल करता है। और खासकर एल्जाइमर डिजीज में एमेलॉइड प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है, तो एमेलॉइड प्लेक का फॉर्मेशन ये प्रिवेंट करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी बहुत शार्प होती है, अच्छी होती है। यानी 50 साल की उम्र के बाद देखा अधिकांश लोग भूलने की बीमारी होने लगती है, उनको कहीं ना कहीं एल्जाइमर डिजीज होने लगती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारे क्या है एमाइलॉइड प्लेक का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हल्के हल्के स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में अश्वगंधा बहुत अच्छा है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। इसके बाद में 8वें प्रयोग में अश्वगंधा को लेके आते हैं हमारा क्या है क्रोनिक फटिग सिंड्रोम एंड लो एनर्जी लेवल,
यानी हमारे लंबे समय से बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रह रही है और हमारे सुस्ती जैसी हमारे शरीर में रहती है, तो उस कंडीशन में आप अश्वगंधा लेना स्टार्ट करिए, तो फिजिकल परफॉर्मेंस ये बढ़ा देगा, एनर्जी को इंक्रीज हमारी बॉडी में करा देता है और जिसकी वजह से हमारा शरीर एक एनर्जेटिक रहता है और हमारे जो वाइटल परफॉर्मेंस होती है ऑर्गन की वो भी बढ़ जाती है। तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है। तो अश्वगंधा इस स्थिति में जरूर आप लें। इसके बाद में नेक्स्ट बेनिफिट है, यानी 9th बेनिफिट हमारा अश्वगंधा का, वो हमारा है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है और इन्फेक्शन को मिनिमाइज करता है। यानी इसका वर्क हमारे इम्यून सिस्टम पे होता है। तो इम्यून सिस्टम में हमारा जो सेल इम्यूनिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से संक्रमण हमारी बॉडी से लॉन्ग समय से चल रहा है तो वो कम हो जाएगा। बार बार बीमार आप हो रहे हैं तो अश्वगंधा लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी वीक है और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए अश्वगंधा बहुत ही अच्छा एक हमारा नेचुरल सब्सटेंस हमें नेचर ने दिया है। इसके बाद में 10th जो बेनिफिट है अश्वगंधा का, वो है हमारा कैंसर एंड कीमोथेरेपी में सपोर्ट करता है। कैंसर और कीमोथेरेपी में कैसे करता है, जो कीमोथेरेपी जब कराते हैं, जब कोई कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है तो उसकी कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी होने के बाद बहुत सारे हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी के देखने को मिलते हैं, तो उन साइड इफेक्ट को अश्वगंधा मिनिमाइज करता है, कम करता है। और इस अश्वगंधा में हमारी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी उसको एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं। शरीर में जो बार बार सेल्स फॉर्मेशन हो रही हैं, बार बार सेल्स रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, उन सेल्स को मिनिमाइज करता है, कंट्रोल करके रखता है। तो कैंसर जैसी स्थिति में भी हमारा अश्वगंधा बड़ा सपोर्ट करता है हमारी उन कैंसर से लड़ने के लिए हमारा। अब हम लोग ये बात कर ले रहे हैं कि जो अश्वगंधा किन किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए। तो पहला, अगर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन्स है उनको नहीं लेना चाहिए, यानी गर्भवती महिलाएं और जो अपने बच्चों को स्तनपान करा रहे हैं उसको नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में आप अश्वगंधा लेते हो तो इस अश्वगंधा में कभी कभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज होने लगती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से हमारा रिस्क आप मिसकैरेज का बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में आप अश्वगंधा बिल्कुल भी ना लें। दूसरा, ऑटो इम्यून डिजीज पर्सन को नहीं लेना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज पर्सन, जैसे अगर आपको हाशीमोटो डिजीज आपको हो गई है तब आपको नहीं लेना चाहिए। थायरोइडिज्म आपको हो गया है तब आपको नहीं लेना चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे डिजीज हो रही है तब आपको नहीं लेना, यानी कोई भी आपको ऑटो इम्यून डिजीज डिसऑर्डर है तो उस गंधा में अश्वगंधा आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और आपका पहले से इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तीसरा, हाइपरथायरॉयडिज्म पर्संस को ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका ऑलरेडी पहले से थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन ज्यादा निकल रहा है और इसको लोगे तो और स्टिमुलेट कर देगा, है ना। तो इसकी वजह से यूजफुल कहाँ पे है, हाइपोथायरॉयडिज्म यूजफुल है और हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। उन पर्सन्स को भी कम लेना चाहिए जो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे आप ऑलरेडी पहले से एंजाइटी और डिप्रेशन मेडिसिन आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको अश्वगंधा थोड़ा सा एडवाइस करके लेना चाहिए, क्योंकि जो आप ले रहे हो ऑलरेडी पहले ही सेडेटिव ड्रग्स हैं और अश्वगंधा लोगे तो और भी सेडेटिव प्रॉपर्टी जिसमें होती है तो थोड़ी सी आपको नींद या फिर और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो ऐसे कंडीशन में ना लें। दूसरा, वो व्यक्ति ना लें जो जिनका ब्लड शुगर लेवल कैसा है, डाउन है, तो ये प्रॉपर्टीज होती है ऑलरेडी और आपको डाउन कर देगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो जाएगा तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो कुछ दवाई हमारे ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर आपका उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है तो ले सकते हो, अगर आपका लो ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि और ये ब्लड प्रेशर लो कर देगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको नहीं लेना है। सेडेटिव की कंडीशन है तो बेड बाय ले सकते हो, ब्लड प्रेशर के इश्यूज है तो भी एक बार देख लेना आपको चाहिए, और डायबिटीज है तो डायबिटीज में आपको ज्यादा रक्त शर्करा रह रहा है तो आप ले सकते हैं, अगर कम रह रहा है तो आप बिल्कुल ना लें इसको। और इसके बाद में अगर आप इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स आप ले रहे हो तो उस कंडीशन में आप अश्वगंधा ना लें, क्योंकि आप ऑलरेडी जो दवाई ले रहे हो इम्यूनिटी को आपको डाउन करने के लिए रहे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए रहे। अश्वगंधा लगे, अश्वगंधा की वजह से इम्यूनिटी एकदम क्या हाइपर होने लगती है, तो उस कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं अगर आप इम्यून सप्रेसेंट की ड्रग्स ले रहे हो तो।
अब हम बात कर ले रहे हैं अश्वगंधा को लेना कैसे, इसकी डोजेस क्या होनी चाहिए। तो इसकी डोजेस हमारी क्या है, 250 मिलीग्राम से लेकर 600 मिलीग्राम तक दिन में एक बार ले सकते हैं, और इन डोज को हम डिवाइडेड भी कर सकते हैं। यानी 600 मिलीग्राम को लेना है तो 300 मिलीग्राम सुबह खाना खाने के बाद, 300 मिलीग्राम शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से ले सकते हो। 500 मिलीग्राम पर डे आपको लेना है तो 250 मिलीग्राम सुबह खा सकते हैं, 250 मिलीग्राम शाम खा सकते हैं, या फिर शाम को ही 500 मिलीग्राम हम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। ठीक है, इसको आपको कैप्सूल के फॉर्म में मिल जाएगा, टैबलेट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ये टिंचर के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, सिरप भी इसके आते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा अश्वगंधा। कब तक लेने हैं, 2 से 3 माह तक इसको लेने हैं, और चिकित्सक के अनुसार ले तो और भी अच्छा रहेगा इसको। ठीक है, लेकिन 2 या 3 महीने के बाद इसके साइकिल को जरूर ब्रेक करना है, 2 सप्ताह तक बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथियों, इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे थंब अप करके जरूर बताइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।